हेलो गाइस, आज हम नीट एग्ज़ाम बायोलॉजी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक कोशिका चक्र एवं कोशिका विभाजन, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन टॉपिक पे पढ़ेंगे। सबसे पहले परिचय देखेंगे, इंट्रोडक्शन। वृद्धि एवं प्रजनन जीव तथा जीवित कोशिका का महत्वपूर्ण लक्षण होता है। वृद्धि ग्रोथ बढ़ना को कहते हैं और प्रजनन रिप्रोडक्शन जनन को कहते हैं। वृद्धि तथा प्रजनन की प्रक्रिया कोशिका के विभाजन की प्रकृति पर निर्भर करती है। वृद्धि एवं अलैंगिक प्रजनन, अनसेक्सुअल प्रजनन को कहा जाता है, हेतु कोशिका में विभाजन की क्रिया हो रही हो तो बनने वाली पुत्री कोशिका डॉटर सेल में स्थित गुणसूत्रों की संख्या पैतृक कोशिका के समान होती है। लेकिन लैंगिक प्रजनन के समय युग्मक गैमेट के निर्माण के लिए होने वाली कोशिका विभाजन की क्रिया के पश्चात बनने वाली कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या पैतृक कोशिका पेरेंट सेल की तुलना में आधी हो जाती है। इस प्रकार का कोशिका विभाजन भी इसलिए होता है ताकि संलयन के कारण नर युग्मक एवं मादा युग्मक जब मिले तो बनने वाली कोशिका अर्थात युग्मनज जायगोट में स्थित गुणसूत्रों की संख्या पैतृक कोशिका के बराबर हो जाए, अर्थात प्रत्येक स्थिति में पीढ़ी दर पीढ़ी गुणसूत्रों की संख्या कोशिका में स्थित कांस्टेंट रहे। यह प्रक्रिया जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म को स्थायित्व का गुण प्रदान करता है। कोशिका विभाजन की अवधारणा को देने का श्रेय रुडोल्फ विर्को 1858 को जाता है, क्योंकि उन्होंने ही कहा था कि कोशिकाएं ही कोशिकाओं की जनक होती है। इसका मतलब है कोशिका ही कोशिका को बनाती है। दूसरे शब्दों में सभी कोशिकाएं पहले से उपस्थित कोशिकाओं से उत्पन्न होती है। इसका मतलब है कि एक कोशिका से दूसरा कोशिका बनता है। जब एक कोशिका विभाजित होती है तो दूसरा कोशिका परिपक्व होकर फिर से विभाजित होता है। इसी प्रकार वह कोशिका बनाते जाती है। कोशिकाएं अपने निर्माण के बाद कुछ विशिष्ट प्रक्रियाओं से गुजरने के पश्चात परिपक्वता प्राप्त करती है एवं उसके बाद फिर से विभाजन हेतु तैयार होकर एक सुनिश्चित चक्र को दोहराने लगती है तथा यही चक्र जीवन की निरंतरता को वृद्धि, विकास एवं प्रजनन के जरिए बनाए रखती है। अर्थात कोशिका विभाजन वृद्धि, विकास एवं प्रजनन की प्रक्रियाओं को पूर्ण करने के लिए आवश्यक है। क्या कहा गया है? कोशिका विभाजन वृद्धि, विकास एवं प्रजनन की प्रक्रियाओं को पूर्ण करने के लिए आवश्यक है। जब कोशिका विभाजित होता है तभी ग्रोथ होता है, डेवलपमेंट होता है और रिप्रोडक्शन होता है। तो कोशिका विभाजन बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। अब देखेंगे कोशिका चक्र, सेल साइकिल। कोशिका चक्र आनुवांशिक रूप से नियंत्रित उन सभी क्रमिक अवस्थाओं का योग है जिसके अंतर्गत कोशिका अपने जीनोम तथा कोशिकाओं का द्विगुणीकरण करती है एवं जिसके फलस्वरूप पुत्री कोशिकाओं डॉटर सेल्स का निर्माण होता है। यह कोशिका के वृद्धि तथा उसके स्वयं के विभाजन की प्रक्रिया का कुल योग होता है। एक कोशिका का दो पुत्री कोशिकाओं में विभक्त होना कोशिका विभाजन कहलाता है। कोशिका चक्र की पूर्णता के क्रम में होने वाली प्रक्रियाओं एवं प्रावस्थाओं का विस्तृत विवरण हॉवर्ड एवं पेल्क 1953 द्वारा प्रस्तुत किया गया है। जब कोशिका कोशिकीय चक्र में प्रवेश करती है तो विभिन्न अवस्थाओं एवं प्रक्रियाओं के अंतर्गत स्वयं को अंततः कोशिका विभाजन हेतु तैयार करती है।
कोशिका विभाजन हेतु डीएनए का संश्लेषण, विभिन्न प्रकार के प्रोटीनों का संश्लेषण तथा कोशिकाओं की संख्या, द्विगुणीकरण आदि क्रियाएं पैतृक कोशिका में होती है। यह सभी प्रक्रियाएं एक क्रमिक एवं सुनिश्चित तरीके से संपादित होती है ताकि पैतृक कोशिका से बनने वाले दो पुत्री कोशिकाओं में आनुवंशिक पदार्थ अर्थात जीनोम एवं अन्य कोशिकीय अंगकों तथा घटकों का समुचित वितरण संभव हो सके ताकि पुत्री कोशिकाएं संरचनात्मक एवं क्रियात्मक दृष्टि से स्वसंचालित इकाइयों की तरह क्रियाशील बने। यहाँ यह याद रखना आवश्यक है कि कोशिकाओं का द्विगुणीकरण तथा डीएनए का प्रतिलिपिकरण कोशिका चक्र के विभाजन अवस्थाओं के अंतर्गत ही होता है। अब देखेंगे कोशिका विभाजन के प्रकार, टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन। कोशिका विभाजन कितने प्रकार के होते हैं ये देखना है, ठीक है। कोशिकाओं में विभाजन की प्रक्रिया लगभग समान होती है तथा सभी प्रकार के विभाजन में पहले केंद्रक का विभाजन तथा उसके बाद कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। कोशिका विभाजन को निम्नलिखित 3 प्रकारों में बांटा गया है। पहला असूत्री विभाजन, दूसरा समसूत्री विभाजन और तीसरा अर्धसूत्री विभाजन। सबसे पहले असूत्री विभाजन देखेंगे। यहाँ देखिए सेल डिवीजन हुआ है, ये है हमारा कोशिका। जब ये परिपक्व होता है तो यहाँ से देखिए बीच है, ये हमारा केंद्रक है, यहाँ से ये अलग हो रहा है। फिर उसके बाद थोड़ा और बढ़ जाता है, केंद्रक 2 भाग में बंटता है, देख सकते हैं यहाँ केंद्रक बट रहा है, यहाँ बट चुका। फिर यहाँ से ये कटा हुआ है तो उसके बाद ये जो कोशिका द्रव्य है वो बढ़ जाता है। पहले केंद्रक बटा, फिर कोशिका द्रव्य बटा। इसी प्रकार यह प्रक्रिया होती है। अब देखेंगे असूत्री विभाजन। इस प्रकार के विशिष्ट कोशिका विभाजन के दौरान तर्कु तंतुओं का निर्माण नहीं होता है। केंद्रक तथा कोशिकाओं में खांच निर्मित होता है तथा बढ़कर अंततः 2 बराबर अमाप वाली पुत्री कोशिकाओं का निर्माण करता है। यहाँ देखें ना, इसे प्रत्यक्ष विभाजन भी कहते हैं। इसमें सर्वप्रथम केंद्रक आकार में लंबा होकर डमरूनुमा, यहाँ देखिए सबसे पहले केंद्रक लंबा हो जाता है और डमरूनुमा बन जाता है तथा मध्य भाग संकुचित होते होते 2 पुत्री कोशिकाओं में बट जाता है। कोशिका तथा उसका कोशिका द्रव्य भी खांच के बनने तथा उसके गहरीकरण से 2 भागों में विभक्त हो जाता है। इस प्रकार के कोशिका विभाजन में मातृ कोशिका के गुणसूत्रों की संख्या के बराबर संख्या में गुणसूत्र पुत्री कोशिकाओं डॉटर सेल्स में पाए जाते हैं। इस प्रकार के विभाजन के खोज का श्रेय रैमेक 1841 को जाता है। यह विभाजन कुछ शैवालों, कवकों तथा प्रोटोजोअन्स तथा जीवाणु आदि में पाया जाता है। इसे द्विविखंडन भी कहते हैं। अब देखेंगे पौधों में कोशिका विभाजन। उच्च वर्गीय पौधों में कोशिका विभाजन की क्रिया साइटोकाइनिन्स तथा ऑक्सिन नामक पादप हार्मोन की सक्रियता से नियंत्रित होती है। ऑक्सिन एस प्रावस्था में डीएनए के दोहरीकरण को अंजाम देता है। साइटोकाइनिन के कारण कोशिका के अंदर आरएनए की मात्रा तथा उसके कारण नियंत्रित होने वाली प्रोटीन संश्लेषण की मात्रा में वृद्धि होती है। यहाँ आप देख सकते हैं
अर्धसूत्री विभाजन का चित्रात्मक निरूपण। अब देखेंगे समसूत्री विभाजन या माइटोसिस। समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप बनने वाली पुत्री कोशिकाएं मात्रात्मक एवं गुणात्मक रूप से आपस में तथा अपनी पैतृक कोशिका से 100% समानता प्रदर्शित करती है। इसका मतलब है कि जो पुत्री कोशिका है और जो पेरेंट सेल है, जो डॉटर सेल है और पेरेंट सेल है, दोनों एक ही टाइप रहते हैं, समानता प्रदर्शित करते हैं। सर्वप्रथम डब्ल्यू फ्लेमिंग ने जंतु कोशिका के केंद्रक विभाजन का अध्ययन किया था। उन्होंने समसूत्री विभाजन शब्द का उपयोग कोशिका विभाजन के पूर्व उपस्थित धागे नुमा गुणसूत्रों के संदर्भ में किया था। उन्होंने माइटोसिस शब्द का उपयोग कोशिका विभाजन की इस विधि के लिए किया था जिसमें न्यूक्लियोप्रोटीन के धागे या क्रोमेटिन की लंबाई में वृद्धि तथा पूरी लंबाई में क्रोमेटिड का विभाजन होता है और अंत में ये धागे दो पुत्री गुणसूत्र में विभाजित हो जाते हैं। यह विभाजन प्रायः दैहिक कोशिकाओं में होता है तथा इसी के द्वारा जीव की शारीरिक वृद्धि होती है। समसूत्री विभाजन को निम्न प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। समसूत्री विभाजन की परिभाषा देखेंगे। ऐसा कोशिका विभाजन जिसमें गुणसूत्र के द्विगुणन के पश्चात केंद्रक का विभाजन इस प्रकार होता है कि प्रत्येक पुत्री कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या मातृ कोशिका में उपस्थित गुणसूत्रों की संख्या के बराबर होती है। इसमें पुत्री कोशिका और मातृ कोशिका की गुणसूत्रों की संख्या बराबर होती है, इक्वल होता है, या जिसमें केंद्रक गुणसूत्र तथा कोशिका द्रव्य एक एक बार विभाजित होते हैं। इसमें समसूत्री विभाजन उसे समसूत्री विभाजन कहते हैं। पौधों में माइटोसिस के खोज का श्रेय स्ट्रासबर्गर को जाता है। अब देखेंगे अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन को सर्वप्रथम विजमैन 1887 ने प्रजनन कोशिकाओं में विभाजन के कारण पुत्री कोशिकाओं के गुणसूत्रों में पैतृक कोशिका की तुलना में न्यूनीकरण के रूप में देखा। बाद में फॉर्मर तथा मुरे ने इस प्रकार की कोशिका विभाजन के लिए मियोसिस या अर्धसूत्री विभाजन नाम दिया। उन सभी जीवों में जिनमें लैंगिक जनन होता है में नर एवं मादा युग्मकों के संलयन से युग्मनज जायगोट बनता है। उसमें गुणसूत्रों की संख्या युग्मक कोशिका से 2 गुनी होती है। यदि युग्मक कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कायिक कोशिका के समान होगी तो युग्मनज में गुणसूत्रों की संख्या कायिक कोशिका से 2 गुनी हो जाएगी। इस प्रकार प्रत्येक पीढ़ी में गुणसूत्रों की संख्या 2 गुनी होती जाएगी। फलतः पूरा प्राकृतिक संतुलन अव्यवस्थित हो जाएगा। किंतु प्रकृति में प्रत्येक जाति की गुणसूत्र संख्या सदैव निश्चित एवं स्थिर होती है। यह स्थिरता अर्धसूत्री विभाजन के कारण ही पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है, क्योंकि इस विभाजन से बनने वाली कोशिकाएं अगुणित प्रकृति की बनती है तथा उनमें पैतृक कोशिका की तुलना में आधी संख्या में गुणसूत्र होते हैं। पारिभाषिक दृष्टि से अर्धसूत्री विभाजन वह जटिल प्रकार के कोशिका विभाजन की क्रिया है जिसमें कोशिका द्रव्य में केंद्रक का विभाजन 2 बार, कोशिका द्रव्य में केंद्रक का विभाजन 2 बार तथा गुणसूत्रों का विभाजन सिर्फ 1 बार होता है तथा जिसमें पैतृक कोशिका से अगुणित संख्या वाले गुणसूत्र युक्त 4 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है। इस प्रकार के विभाजन में 2 बार विभाजन होते हैं। पहले विभाजन में
सूत्रों की संख्या समजात सूत्रों से अलग होने के कारण आधी हो जाती है। इसलिए प्रथम विभाजन को विषम रूपी विभाजन या न्यूनकारी विभाजन कहते हैं। दूसरा विभाजन जिसे समरूप या समसूत्र विभाजन कहते हैं, न्यूनकारी विभाजन के बाद होता है। प्रथम अर्धसूत्री विभाजन एवं द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन के बीच स्थित अवस्था को इंटरकाइनेसिस कहते हैं, क्योंकि जिसमें G1 तथा G2 अवस्था तो होती है परंतु S अवस्था का अभाव होता है। प्रथम अर्धसूत्री विभाजन के केंद्रीय विभाजन के बाद कोशिका द्रव्य विभाजन की क्रिया हो सकती है अथवा प्रथम अर्धसूत्री विभाजन एवं द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन अर्थात दोनों के केंद्रीय विभाजन के एक साथ संपन्न हो जाने के बाद कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। हमारा चैप्टर यहीं ख़त्म हुआ। अगर आपको हमारे चैनल से हेल्प मिलती हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।